हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश सर। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस और साल्ट के बारे में कि एसिड बेस और साल्ट होता क्या है। आज इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसिड और बेस क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, एसिड और बेस क्या होता है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड का कि एसिड होता क्या है भाई। तो एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस। देखिए एसिड क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयन। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर क्या देता है, H+ आयन देता है। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, डिसोसिएट का मतलब होता है कि टूट करके, यानी वो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में जाता है और टूटता है, टूट करके क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और बता दें कि जो ये H+ आयन प्रोड्यूस होता है, ये तुरंत क्या बना लेता है, ये बना लेता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है तुरंत ही। ये जो H+ आयन प्रोड्यूस होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको समझिए कि ये डिसोसिएट मतलब क्या होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन क्या है भाई, एक्वस सॉल्यूशन जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर के साथ बना है, जिसका सॉल्यूशन यानी उसमें सॉल्वेंट वाटर है, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के साथ H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ये जब पानी की H2O से, यानी H2O से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये रिएक्शन तुरंत होती रहती है। जैसे एसिड को हमने डाला पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो जैसे उसमें जाएगा तो तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट का होता है। एसिड खट्टा होता है। सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टा, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एसिड टेस्ट में सॉर होता है, ठीक है। अब भाई बात करेंगे कि एसिड जो हमारा है वो लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। लिटमस पेपर के अगर कांटेक्ट में आता है तो उससे लिटमस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए एसिड जो है, लिटमस पेपर यानी रेड लिटमस, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में। यानी एसिड के साथ ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होता है भाई, रेड में। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे हम। देखिए याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एसिड कैसे लिखा है था, ACID। तो यहाँ पर अगर हम A और C को देखें तो यहाँ पर B मिसिंग मिलेगा हमें, यानी A और C के बीच में क्या ऐसा है जो नहीं है, B है। तो बस यही से ध्यान रखिए कि B से ब्लू किस में चेंज हुआ, रेड में। यानी जो ब्लू को चेंज कर दे रेड में। देखिए A और C तो आ गए भैया, B आया नहीं तो B गुस्सा आ गया, गुस्सा करके किस में होंगे, लाल, ठीक। A और C आ गए, A आ गया, C आ गया, B उसमें B को छोड़ दिए हैं। अब छोड़ दिए तो B करेगा, B को आई गुस्सा होकर क्या हो गया, लाल हो गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि एसिड क्या होता है, जब किसी लिटमस पेपर पे पड़ता है तो जो रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, वो तो रेड ही रहेगा हमारा। रेड लिटमस पेपर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। लेकिन जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। यानी सीधा सा बात है, लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आने पर किस कलर में चेंज होता है, रेड में। अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, रेड नहीं है, ब्लू है तो रेड हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, एसिड का कुछ एग्जांपल लेते हैं। एसिड का देखिए एग्जांपल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, ये दोनों एक ऐसे एसिड है, दोनों एसिड बहुत ज्यादा रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। दोनों एसिड का फार्मूला भी याद रखिएगा यहाँ से। इसका फार्मूला है HCl, इसका फार्मूला है H2SO4। फिर नाइट्रिक एसिड देखिए, ये HNO3 हो गया हमारा। एसिटिक एसिड भाई, जिसको हमें फूड मटेरियल में मिलता है, एसिटिक एसिड खा सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड हमारा, साइट्रिक एसिड जो कि लेमन और ऑरेंज में पाया जा रहा है, लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में मिलता है। ये जो हमारे एसिड हैं, ये हमारे एसिड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है, जो हमारे फूड मटेरियल में मिलते हैं, जिनको अगर हम खाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।
जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मिनरल एसिड को हम खा नहीं सकते, वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिएगा, साइट्रिक एसिड हमारा, एसिटिक एसिड हमारा, साइट्रिक देखिए यहाँ पर लिखा भी है लेमन और ऑरेंज में मिलता है, और लैक्टिक एसिड यहाँ देखिए लिखा है कर्ड में मिलता है, कर्ड भी कह सकते हैं आप, या फिर एक खट्टा दूध जो होता है, ठीक है, उसमें भी मिलता है। और जो ऊपर वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब भैया क्या है, ये मिनरल एसिड है जो कि हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो फूड मटेरियल में पाए जाते हैं, नेचुरल एसिड होते हैं, और मिनरल एसिड ऐसे होते हैं जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा क्या भाई, बेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बेस की। तो भाई देखिए ये इतनी सारी चीजें तो हमारी वही हैं, ठीक, बस इसमें चेंज क्या हमारा हो रहा है, यहाँ पर चेंज खाली हाइड्रोक्साइड आयन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर यानी टूट करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं भाई, बेस कहते हैं, ठीक है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है यानी कड़वा लगता है, ठीक है। जब बेस को खाएंगे, जिसमें भी बेस होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसमें बेस प्रेजेंट हो, उसको खाने पर उसका टेस्ट कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे टच जब करेंगे उसको, बेस जिसमें है, जैसे मान लीजिए हम सॉप ले लिए, साबुन, या फिर कोई भी ऐसा आप मटेरियल लेते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें बेस प्रेजेंट हो, टच करने पर स्लिपरी फील होता है, सॉपी लगता है, सरकता है, लिसलिसा टाइप का लगता है, जब उसको हम छूते हैं तो लिसलिसाता है ऐसा, ठीक है, इस तरह से लगता है। अब बात करते हैं भाई इफेक्ट क्या होगा लिटमस पेपर के साथ। एसिड तो ब्लू को रेड कर दे रहा था, तो ठीक उसका उल्टा समझिएगा भैया, एसिड ब्लू को रेड कर रहा था तो ये क्या करेगा, रेड को किस में कर देगा, ब्लू में। रेड को किस में कर रहा है, ब्लू में। तो एक याद रखिएगा कि एसिड में ए और सी के बीच में क्या मिसिंग था, बी मिसिंग था, तो बी गुस्सा करके किससा हो गया, रेड हो गया, यानी ब्लू गुस्सा करके रेड हो गया। ठीक उसी का उल्टा रखिएगा बेस में, कि बेस क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया। यानी एक याद रखिए, दूसरा उसी का रिवर्स कर दीजिए, उलट दीजिए, तो दूसरा हमारा उसी में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, एक को याद रखिए, ए और सी के बीच में बी, बी गुस्सा करके लाल हो गया यानी रेड हो गया ब्लू से, ठीक। उल्टा उसी का करिए, रेड से ब्लू हो जाएगा कौन भाई, बेस, ठीक है। यानी अगर रेड लिटमस पेपर पे हम थोड़ा सा बेस डाल दें तो रेड लिटमस पेपर किस कलर का हो जाएगा, ब्लू। आप लोग घर में चेक भी कर सकते हैं, सर्फ का घोल लीजिए, अगर लिटमस पेपर है आपके पास, या फिर आप लेबोरेटरी में जाए अपने स्कूल में, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं बेस को डाल करके, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हम इसके एग्जांपल पे हैं भाई, तो देखिए एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या है, NaOH, ठीक। सोडियम, तो सोडियम हो गया, हाइड्रोक्साइड OH हमारा, ठीक। फिर देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का फार्मूला क्या होता है, K, पोटेशियम का सिंबल K, उसके साथ हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम से थोड़ा सा चेंज होगा बैलेंसिंग की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में COH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा MgOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा भाई NH4 होता है अमोनियम, और हाइड्रोक्साइड उसके साथ आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है कुछ एग्जांपल्स किसके, बेस के, यानी ये सब मटेरियल क्या है, बेस है। ये सारे सब्सटेंस क्या भाई, बेस है। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे तो देखिए यहां पर दिया है भाई, कि यहां पर हम देखेंगे कि जो नेचुरल सब्सटेंस हमारे होते हैं उनमें कौन कौन सा एसिड होता है, किस नेचुरल सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। देखिएगा यहाँ पर जरा, सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, यानी नेचुरली ऑकरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले एसिड की बात नहीं की जाएगी। यहाँ सिर्फ हम उन्हीं एसिड की बात करेंगे जो हमारा नेचुरल नेचर में हमारे मिलता है, जो नेचर देता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, चाहे वो फूड मटेरियल हो या फिर ना खाते हो उनको अलग बात है, लेकिन वो नेचर में हमें मिलती है। सबसे पहले बात करें लेमन और ऑरेंज में क्या मिलता है। लेमन और ऑरेंज में हमारे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। देखिए लेमन और ऑरेंज में क्या मिल रहा है, साइट्रिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। जो भी खट्टे फल हमारे होते हैं, चाहे कोई भी खट्टा फल हो, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट में क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि किसी एक में एक टाइप की एसिड है तो दूसरी नहीं होगी, एक में कई ऐसे होते हैं जिनमें दो तीन तरह की एसिड होती हैं। तो इसको भी दिमाग में मत रखिएगा कि खट्टा फल भाई हमारी इमली भी है और लेमन भी है, टैमरिंड ऑरेंज सब कुछ खट्टा है, तो क्या एक में अगर साइट्रिक है तो दूसरे में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। साइट्रस फ्रूट में क्या होती है, साइट्रिक एसिड होती है, ठीक है। टैमरिंड की बात करें, टैमरिंड जिसको इमली भी कहते हैं, तो टैमरिंड में कौन सी होती है, टार्ट्रिक एसिड होती है। याद रखने का तरीका देखिए, टी से टैमरिंड, टी से टार्ट्रिक, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि टी वाले
वैसे है भी नहीं। तो टी वाले में टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इमली जिसको खाते हैं हम लोग, खट्टा होता है, खट्टे की वजह से उसमें एसिड होती है। एसिड कौन सी है भाई? टार्टरिक है। टार्टरिक वाले अगर हम तुरंत बात करें तो यहाँ पर देखिए ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर में भी क्या होती है? टार्टरिक होती है, अंगूर में भी टार्टरिक होता है, ठीक। तो टैमरिंड, इमली, टैमरिंड से टार्टरिक याद रखना काफी आसान है, ठीक है। विनेगर भैया, विनेगर सिरका होता है, ठीक है, उसमें कौन सी होती है? एसिटिक एसिड हमारी होती है, विनेगर में एसिटिक एसिड होती है। और कर्ड, कर्ड मतलब क्या? दही। और देखिए यहाँ पर सॉर मिल्क, सॉर मिल्क मतलब खट्टा दूध, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दूध फटा तो नहीं है लेकिन वो खट्टा हो गया, उसका टेस्ट ज्यादा टाइम होने की वजह से खट्टा हो गया है, तो उसको सॉर मिल्क कहते हैं। तो कर्ड हो या सॉर मिल्क हो, उसमें कौन सी एसिड होती है भाई? लैक्टिक एसिड होती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एप्पल। देखिए पका एप्पल तो मीठा होता है लेकिन कच्चा एप्पल क्या होता है? थोड़ा सा खट्टा टेस्ट में होता है। तो एप्पल में भी क्या होता है भाई? एसिड होते हैं। कौन सी एसिड होती है? मैलिक एसिड होती है, ठीक है। टोमेटो, देखिए टोमेटो तो जानते ही खट्टा होता है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड होती है भाई। स्पिनच में कौन सी एसिड होती है? उसमें भी ऑक्सैलिक होती है, ठीक। इसके बाद देखिए आंट स्टिंग, आंट स्टिंग मतलब जो चींटियों के डंक मारती हैं, चींटियां ना, चींटियां काट लेती हैं, फिर कई बार क्या होती है कि ये जो पीली वाली हड्डी होती है छेद देती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? स्टिंग में उनकी क्या होती है? फॉर्मिक एसिड होती है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड, जब एसिड जाता है बॉडी में तो एसिड कोरेसिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से जब हमारे बॉडी में जाता है तो उससे क्या लगता है? थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, पैनिक लगता है, वो थोड़ी स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो इसी किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। फिर आंवला, आंवला देखिए आंवला बहुत खट्टा होता है, उसमें विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। और एसिड कौन सी पाई जाती है? स्कैर्बिक एसिड पाई जाती है, ठीक है, स्कैर्बिक एसिड होता है इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा जो भी जरूरत की चीजें लगेंगी, ठीक है, या फिर इसके शॉर्ट रख लीजिएगा। आइए देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर भी है, जो भी इंडिकेटर हमारे हैं कौन कौन से। अच्छा, इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर वो होता है जैसे हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे सामने रखा है, कोई भी चीज हमें मिल रही है, खाने वाली मटेरियल है या फिर हम लेबोरेटरी में कोई चीज देख रहे हैं, तो भाई जो भी हमने बनाया या फिर हमें खाने वाली कोई मटेरियल मिला, ड्रिंक मिला यानी पीने वाले लिक्विड कोई मिला है, ठीक है, या फिर हमारा कोई सॉलिड मटेरियल मिला है, तो वो भाई एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है। अगर हमें जानना वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है तो कैसे चेक करेंगे? उनके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी मटेरियल हमारे सामने है वो क्या है? एसिडिक है या बेसिक नेचर के। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमने पहले ही बात कर रखा है कि लिटमस पेपर क्या करता है भाई? लिटमस पेपर देखिए एसिड, जब एसिड कांटेक्ट में आता है लिटमस के तो बेस ब्लू से रेड कर देगा, और जब बेस कांटेक्ट में आएगा तो जो रेड वाला है भाई ये किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेथिल ऑरेंज हमारा होता है। मेथिल ऑरेंज का जनरली कलर क्या होता है? मेथिल ऑरेंज होता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कलरलेस होता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आएगा भाई तो कुछ ऑरेंज कलर के टाइप का हो जाएगा। यहीं पर देखिए फेनोल्फेथलीन देखेंगे तो फेनोल्फेथलीन एसिड के कांटेक्ट में तो कलरलेस रहेगी, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आकर के शर्मा करके गुलाबी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? पिंक कलर की हो जाती है जब बेस के कांटेक्ट में आती है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस रहती है, ठीक है। एसिड के कांटेक्ट में जैसे ये कलरलेस है वैसे ही कलरलेस रहेगी, लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगी शर्मा जाएगी, वो गुलाबी हो जाएगी। फिर देखेंगे भाई रेड कैबेज। रेड कैबेज देखिए पर्पल कलर का है हमारा, ठीक। अब जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एसिड के कांटेक्ट में या तो ये रेड जैसा रहेगा या फिर पिंक जैसा रहेगा, ठीक है। अब ये दो कलर क्यों शो कर रहा है भाई? दो कलर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि पीएच वैल्यू कितनी है, यानी कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट एसिड है, ठीक। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड पे डिपेंड करता है कि रेड होगा या फिर पिंक होगा, ठीक है। लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में आए तो बेस के कांटेक्ट में या तो ये ग्रीन हो जाता है या तो ये ब्लू ग्रीन रहता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन या फिर ग्रीन। तो भाई ये भी डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पर कि जो बेस है हमारा वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ठीक है। उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है ये बेस पे डिपेंड करता है, और इसमें क्या डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए भैया टर्मरिक हमारा, टर्मरिक मतलब हल्दी, जो एसिड के कांटेक्ट में आने पर वैसे ही रहता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो लाल हो जाता है, ठीक है। लाल पूरी तरह से नहीं होता है, रेडिश हो जाता है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है भाई जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते,
ठीक है, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। और पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में तो पीएच पेपर था नहीं, ना तो फेनोल्फथलीन था, ना तो हमारे पास मेथिल ऑरेंज था, ठीक है। तो लोग जनरली चेक कैसे करते थे, तो लोगों के पास बहुत देसी नुस्खा होता था कि आखिर हम चेक कैसे करें कि जो भी चीज है हमारी वो एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। उसको चेक करने के लिए लोग बहुत बेसिक चीजें यूज करते थे जो खाने वाली मटेरियल है, ठीक है। जैसे ऑनियन है हमारा, वेनिला है हमारा, क्लब है, ये सब चीजें लगभग सबके घरों में मिल जाता है। ये प्याज भाई ऑनियन और क्लब तो लगभग सबके घर में मिल जाता है। वेनिला भले ही सबके घर में नहीं मिलता, लेकिन ये दोनों तो सबके घर में होता है। तो इनसे भी हम चेक कर सकते हैं भाई कि कैसे आखिर वो जो भी मटेरियल हमारे सामने एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, बड़े आराम से इनसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे समझिए जैसे हमारी ऑनियन है, वेनिला है, क्लब है, ठीक है। तो भाई जब ये जैसे क्या होता है कि मम्मी से कोई लोग डरते नहीं, तो मम्मी जब कोई भी चीज कितना भी डांटती रहे, भैया नहा लो ठंडा के सीजन में, तो उससे कोई फर्क नहीं, भले ही नहा रहे हैं, बदबू आ रही है शरीर से, कितनी भी स्मेल आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे पापा सुनेंगे स्मेल चली गई, क्यों? क्योंकि तुरंत भाग के दौड़ के नहा के आएंगे। तो भाई देखिए ये एसिड हमारा मम्मी की जैसे है, ठीक है। जब ऑनियन है, वेनिला है, क्लब है, तीनों के तीनों जब एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी मम्मी कितना भी चिल्ला ले, कितना भी आप एसिड डालते जाइए उस पे, भाई स्मेल उसका नहीं बदलने वाला। नहीं रहा है तो बदबू आनी है, स्मेल उसका जाने वाला नहीं है, स्मेल रिमेन्स, ठीक है, स्मेल उसका नहीं जाएगा। लेकिन जैसे सुन ले कि पापा 15 मिनट के अंदर आने वाले हैं, तो पापा के आते ही क्या हो जाएगा, पापा के पहुंचते पहुंचते भैया स्मेल डिसअपियर हो जाने हैं। चाहे वो ऑनियन हो या बेस हो या क्लब हो, यानी हमारे बेस भाई साहब क्या है, पापा जी हैं, और एसिड भाई साहब मम्मी जी हैं। ये लड़कों के लिए है, बॉयज के लिए, क्योंकि बॉयज में ऐसा होता है कि बॉयज मम्मी से डरते नहीं, पापा से डरते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि सारी चीजें जो भी हमारे पास है, वेनिला है, ऑनियन है और क्लब है, ये सारी चीजें एसिड के साथ उनका स्मेल चेंज नहीं होता, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आते हैं सभी का स्मेल डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, उनके साथ कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड का जो टाइप है किसके बेस पे पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के बेस पर। कि एसिड के जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे पहले कि स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड जो हमारे हैं भैया दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, देखिए जैसे एसिड क्या होता है, जो किसी एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर के साथ मिलकर के सॉल्यूशन बना है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी एसिड ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस होने से एसिड होता है, वो उसी से उसका एसिडिक नेचर भी शो होता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, उस हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कितनी है। अगर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली आयनाइज हो गई है। जो भी एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज हो रही है। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब कि एसिड के सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में H+ आयन की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो ऐसे केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड भैया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भाई वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है, यानी उसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन जो भी एसिड हमारा है वो एसिड पूरी तरह से उसके मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे केस में पार्शियली आयनाइज जब हो तो उसको वीक एसिड कहा जाता है, ठीक है।
जैसे हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है, वीक एसिड में आएगा। कार्बोनिक एसिड जो हमारा है H2CO3, ये हमारा वीक एसिड में आएगा। तो ये सब हमारे क्या है, वीक एसिड। ठीक, ये किस बेसिस पे है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। टाइप ऑफ एसिड तो है, लेकिन टाइप ऑफ बेसिस किस बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन का मतलब हुआ कि जो भी हमारा एसिड है वो एसिड हमको मिल कहां से रहा है। ठीक है, जो भी हमारे पास एसिड है वो एसिड मिला कहां से, यानी वो एसिड आया कहां से हमको मिल रहा है वो। तो भैया देखिए, दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे, ओरिजिन के बेस पर दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे। एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जो हमको नेचर से मिलता है, जो हमको नेचर देती है, चाहे वो प्लांट से मिले या फिर हमारा एनिमल से मिले। ठीक है, अगर एसिड हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहा है तो ऐसे एसिड को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो हमें नेचर दे रही है, तो नेचर हमें या तो प्लांट से उसको दे रही है या तो एनिमल से देगी। ठीक है, तो प्लांट से मिला तो भी ऑर्गेनिक और एनिमल से मिला तो भी ऑर्गेनिक। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से मिले। जैसे हमारा साइट्रिक एसिड है, लेमन से मिल रहा है। ठीक है, साइट्रिक एसिड, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है। जरूरी नहीं है कि एक कोई भी हमारा अगर फूड मटेरियल है, कोई भी खाने वाली चीज है, उसमें सिर्फ एक ही एसिड होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। एक एक में कई सारे एसिड होते हैं, दो दो तीन तीन एसिड भी हो सकते हैं। जैसे सारे साइट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें लेमन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें साइट्रस फ्रूट में, सॉरी, जितने भी साइट्रस फ्रूट में लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे साइट्रस फ्रूट में अगर साइट्रिक एसिड है तो कोई और एसिड नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड देखते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे कर्ड में मिलता है, सॉर मिल्क में मिलता है, जो खट्टा दूध होता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड हमारा टोमेटो में, ये टोमेटो में भी मिलता है। और हम सॉरी, टार्ट्रिक एसिड जो हमारा है भाई, टार्ट्रिक एसिड हमारा टैमरिंड में मिलता है, और टार्ट्रिक एसिड हमारा किस में मिलता है, ग्रेप्स में भी मिलता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ग्रेप्स में भी मिलता है और टैमरिंड में भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। कई सारे बुक में इनऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिनरल एसिड लिखा मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखिए। अच्छा, पहले समझते हैं इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड होता क्या है। तो भैया इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड हमें किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। ये हमें कहां से मिलता है भाई, ये हमें मिलता है लेबोरेटरी में, इसको बनाना पड़ता है, लेबोरेटरी में बना करके इसको तब यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम खाने में यूज नहीं करते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड होता है खाने में यूज नहीं होता है, ये हमारे लैब में किसी नई चीजों का फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना हुआ, ठीक है, उन सब में यूज होता है। ठीक, तो ये चीज हमारे फूड मटेरियल में नहीं मिलता, किसी खाने वाली चीज में नहीं मिलता, एनिमल में नहीं मिलता, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। किसको, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड को। तो जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड है। ये सब हमारे कैसे एसिड है, ये सब हमारे मिनरल एसिड है, या फिर इनको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस्ड ऑन एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या हो गया भाई, अगर कोई भी एसिड है तो एसिड का मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होकर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से, किसी एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से हमारा एक हाइड्रोजन अगर हो रहा है, ठीक है, अगर किसी एसिड के, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से खाली एक हाइड्रोजन मिल रहा है तो उसको हम मोनोबेसिक कहते हैं। ठीक, अगर उसके ब्रेक होने से हमें दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो उसको हम डाइबेसिक कहते हैं। और अगर उसके ब्रेक होने से एक मॉलिक्यूल की, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से कितने मिल रहे हैं, तीन तीन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो उसको ट्राइबेसिक कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं बेस्ड ऑन एसिडिटी। यही होता है हमारा एसिडिटी, कि मतलब भाई जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, उसी को कहते हैं, उसी के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बेस्ड ऑन एसिडिटी, जिसमें हम तीन पढ़ते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। अगर एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन मोनोबेसिक, एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन डाइबेसिक, और एक मॉलिक्यूल से तीन हाइड्रोजन अगर हमें मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्राइबेसिक। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बेस पर। ठीक, टाइप्स ऑफ बेस को यहां से पढ़ेंगे कि बेस के कौन कौन से टाइप है। तो देखिए, जो एसिड में हमने पढ़ा जिस बेस पर, उन बेस पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस को। ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर, ठीक है, बेस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जैसे एसिड में था भैया स्ट्रॉन्ग और वीक, वैसे यहां पर भी है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो वहां पर क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वीक में, और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यानी अगर किसी बेस के वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन जो ब्रेक होकर के निकल रही है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक, लिक्विड में। तो उसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर वहीं पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीक बेस है। ठीक, तो बेस किस पे डिपेंड होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पर। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की नंबर कम है तो वीक, हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर ज्यादा है तो उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक, बहुत आसान होता है, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रही है, यानी पूरी तरह से सारे मॉलिक्यूल ब्रेक हो जा रहे हैं, और सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड की नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड की नंबर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर सारे के सारे ब्रेक नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक, पूरी तरह से वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में होगा हाइड्रोक्साइड आयन की नंबर कम होगा, यानी लेस होगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी लेस है, कम है, तो इस केस में वीक होगा, अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा है मेरे भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक में देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हमारा वीक है, वीक बेस होता है। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सॉल्युबिलिटी के बेस पर, कि सॉल्युबिलिटी के बेस पर बेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पर जनरली हम दो टाइप के देखते हैं, अभी आगे देखेंगे एक और टाइप होता है, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मेनली हम दो टाइप को पढ़ते हैं, किसके बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई घुलनशीलता। अगर हम किसी बेस को पानी में घोल रहे हैं, ठीक, किसी भी बेस को अगर हम पानी में घोल रहे हैं और अगर घुल गई वो पूरी तरह से, ठीक, यानी वो बेस अगर वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में वो डिसॉल्व हो जा रही है, घुल जा रही है, तो उसे एल्कली कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एल्कली कहते हैं। ठीक, यानी बेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी ऐसा बेस जो पानी में घोला जा सके उसे एल्कली कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हमारे कैसे हैं, एल्कली होते हैं। इनको पानी में घोलेंगे ना तो घुल जाएगा अच्छे से। ठीक, तो इसलिए इन्हें एल्कली कहते हैं। इनसॉल्युबल बेस यानी जिनको हम पानी में घोलेंगे और वो ना घुले, यानी डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अगर वाटर में वो नहीं घुल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व ना हो सके उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। जैसे हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। थोड़ा इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये घुलता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा घुलता है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसको एल्कली में ही रखेंगे क्योंकि ये घुलता है, इसलिए एल्कली में रखेंगे। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा इसमें और कुछ केस देखते हैं। देखिए, जैसे यहां पर हमारा वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से घुल गए, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे भाई, एल्कली। यानी जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उसे क्या कहेंगे भैया, एल्कली कहेंगे उसे। जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उसे क्या कहेंगे, एल्कली। तो ये हमारा क्या है, एल्कली है, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली कहते हैं। लेकिन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो ये दोनों घुलते तो हैं लेकिन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल बेस। ठीक, तो ये पूरी तरह से नहीं घुलते तो लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है,
डिजॉल्व स्लाइटली इन वाटर, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आता है भैया इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल का मतलब सीधी सी बात है जो घुले नहीं, जिनको हम घोलेंगे तो घुलेगा ही नहीं, तो अगर वो नहीं घुल रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल बेस, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी जो वाटर में ना घुले, डिसॉल्व ना किया जा सके। कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, वाटर में अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारे जो है इनसॉल्युबल बेस होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं इसको भी, जैसे वहां पर था एसिड ऑन एसिडिटी, ऐसे यहां पर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ठीक। बेसिसिटी का मतलब हो गया कि जो भी हमारा बेस है, ठीक, वो जब ब्रेक होगा तो कितने नंबर में हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अगर एक हाइड्रोक्साइड है तो भैया मोनो, 2 हाइड्रोक्साइड है तो भैया डाई, अगर 3 हाइड्रोक्साइड है तो ट्राई। बड़ा आसान होता है, ठीक, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को ध्यान देना है। अगर एक हाइड्रोक्साइड है, किसी एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको मोनो, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डाई, 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ट्राई। बहुत आसान होता है, ठीक है, इतना आसान होता है ये, ठीक। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एग्जाम में भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के दोनों भैया ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसे कंटेनर ले लें और इस कंटेनर में हम पूरी तरह से क्या फिल कर दें, एसिड, ठीक, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड फिल कर दे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस फिल कर दे, फिर इसके बाद एक तार जो कि ब्रेक है, इधर से ला करके इसमें यहां से छोड़ दिए, इधर से ला करके यहां पर छोड़ दिए, ठीक है, ये पूरी तरह से इसमें डिप हो गया है, ठीक। और इनसे यहां पर कहीं से एक और दूसरा तार है जिनसे यहां पर एक बल्ब कनेक्ट है, ठीक है, यहां पर एक बल्ब कनेक्ट है और ये हमारा एक बैटरी है। बैटरी से आई एक तार हमने ब्रेक कर दिया और उस तार को ब्रेक करके हमने एसिड में डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या एसिड, ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो अगर ये एसिड स्ट्रांग है या फिर बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस है, तो ये बल्ब ग्लो होगा, ये बल्ब जलेगा। क्यों, क्योंकि भले ही ये यहाँ पर ब्रेक हो गए हैं लेकिन ये एसिड या बेस जो भी है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होकर यहाँ तक पहुंचेगी और दोनों डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट में नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इस वायर में भी पहुंचेगी, यहां पर इनका सर्किट क्लोज हो जाएगा, ठीक। जो सर्किट हमें ओपन दिखाई दे रही है सर्किट क्लोज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एसिड या बेस जो भी है वो कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें हाथ डालते हैं गलती से तो दो इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक तो उठा के पटकेगी, एक तो कोरोसिव नेचर की वजह से जलाएगी अलग, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा। इसके बाद देखिए भैया, तो पहला हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयन। हाँ, ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि ये जो होते हैं भाई, ठीक है, एसिड या फिर बेस, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्टर तभी होगा जब उसमें आयन होंगे, क्योंकि वही आयन जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, देखो रैंडमली जब तक मूव कर रहे हैं उनमें एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी काम की नहीं है, लेकिन जब वही आयन हमारे जो भी आयन है, ठीक, अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें, देखिए आयन क्या होता है, आयन वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, आयन वही है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, उसी को करंट कहते हैं। तो भैया जिसके पास आयन, जो आयन है उसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो जो आयन होगा उसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसलिए कंडक्टर भी वही होगा। जो आयन नहीं है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं एक फिक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कैसे। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसमें आयन होना चाहिए, बिना आयन को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सेम यही कारण है कि ग्लूकोज जो है जिसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6, और जो हमारा अल्कोहल है जैसे हमारा इथेनॉल का अगर हम लिखें तो इथेनॉल का क्या हो जाएगा C2H5OH,
ठीक है, इथेनॉल का हो जाएगा, मेथेनॉल का लिखेंगे CH3OH। तो ये भाई हमारा, अगर हम अल्कोहल देखें या फिर हम ग्लूकोज देखें तो देखिए अल्कोहल में भी हमारे ये ग्लूकोज में भी हमारे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है, ना निकले खाली खाली हाइड्रोजन निकल जाए तो भी हाइड्रोजन आयन मिल सकता है। यहां से अगर हम देखें तो हाइड्रोक्साइड पूरा अलग हो सकता था, हाइड्रोजन अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, इनमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ना तो ये हाइड्रोजन को अलग करके ये हाइड्रोजन आयन ना तो प्रोड्यूस करते हैं और ना तो हाइड्रोक्साइड को अलग करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें दोनों आयन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ना तो हाइड्रोजन ना तो हाइड्रोक्साइड। इसलिए हमारे भैया जो ये अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस दे आर नॉट आयनाइजेबल। ठीक है, ये आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें आयन नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए भैया, मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे बेस और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे एसिड। ठीक, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि मेटल वाले जो ऑक्साइड होंगे वो एसिड और जो नॉन मेटल वाले होंगे वो ये मेटल वाले जो होंगे बेसिक और जो नॉन मेटल वाले होंगे वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल वाले एसिडिक और मेटल वाले बेसिक नेचर के, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल वाले हमारे किस एसिडिक हो जाएंगे और मेटल वाले हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे भैया, डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होती है। देखिए किसी भी रिएक्शन के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देना पड़े या तो उस रिएक्शन के होने से हीट रिलीज हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन यही होता है जो केमिस्ट्री के क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। कि देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस रिएक्शन को होने के लिए वो हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी जब हीट उसको मिलेगा तब रिएक्शन होगा, उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन खुद ही हीट लेती है, जब उसको हीट मिलेगा तब वो रिएक्शन होगा। अगर हीट नहीं मिल रही तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन वहीं पर एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के होने से हीट रिलीज होती है, जैसे किसी कैल्शियम ऑक्साइड को उठा करके पानी में डाल दीजिए, देखिए बुलबुला निकलने लगता है थोड़ी देर में, पानी पूरी तरह से गर्म हो जाती है। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट का इवोल्यूशन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा जो डिसॉल्विंग एन एसिड होता है, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यही कारण है कि हम जब एसिड को देखते हैं तो एसिड अपना एसिडिक नेचर तब शो करता है जब पानी के साथ मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोरेसिव नेचर का हो जाता है। इसलिए एसिड में कहते हैं कि एसिड जला देता है। क्यों जला देता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा एक इंडिकेटर जो हमारा है, नेचुरल इंडिकेटर, जिसकी हम कहते हैं लिटमस, कि लिटमस हमको मिलता कहां से है? तो लिटमस हमको भैया मिलता है प्लांट से। लिटमस कहां से मिलता है हमको? प्लांट से। कौन से प्लांट से? थैलोफाइटा डिवीजन का जो प्लांट होता है, थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। ये किस कलर का होता है? पर्पल डाई। ठीक, पर्पल डाई कलर का होता है, पर्पल डाई होता है ये। ठीक है, तो हमको कहां से मिलता है लिटमस? लिटमस प्लांट से मिलता है। किस प्लांट से? थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से मिलता है। लिटमस थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से बिलोंग करता है। ठीक है, यहां से हम लिटमस मिलता है हमें। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, यानी डिफरेंस यहां पर देखेंगे। तो भैया डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में?
डिफरेंस यहां पर देखेंगे एसिड और बेस के बीच में, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। अच्छा डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर किस बेस पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। किस बेसिस पे देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए दो चीजें होती है, तो फिजिकल हो गया तो केमिकल होगा, पहले फिजिकल देखते हैं फिर केमिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखेंगे कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर नीचे लिखा है सबका, किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम एसिड और बेस में देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसमें किसमें कैसे शो होता है। तो पहले देखेंगे भैया टेस्ट कैसा है, तो हमारा जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक। और जो हमारा बेस उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। सॉर टेस्ट देता है एसिड और बिटर टेस्ट देता है बेस, यानी इसका टेस्ट कैसा, खट्टा सॉर टेस्ट, ठीक है। खट्टा टेस्ट देगा, सॉर टेस्ट, ठीक। और ये कैसा देगा, कड़वा टेस्ट, कैसा देगा, कड़वा टेस्ट, ठीक। तो एसिड का टेस्ट खट्टा यानी सॉर टेस्ट, और बेस का टेस्ट कैसा भैया, बिटर, कड़वा टेस्ट। आप देखते हैं लिटमस पेपर के साथ कैसा इफेक्ट होगा। तो पहले भी बता चुके हैं कि एसिड जो होता है, एसिड ने थोड़ी सी गद्दारी क्या की कि ए के बाद हमारा क्या आता है, बी आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन बी को इन्होंने ना लेकर क्या किया, इन्होंने सी को ले लिया। अब बी यहां से मिसिंग हो गई। अगर कोई चीज किसी को साथ छोड़ दोगे तो गुस्सा आएगा जरूर हो, अब वो गुस्साया तो कैसा हो गया, लाल लाल। तो यहां पर देखिए बी गुस्सा करके कैसा हो जा रहा है, लाल कलर का हो गया रेड, ठीक। तो एसिड गुस्सा करके किस कलर का हो जा रहा है, लाल। अब उसके बीच में जो भी आएगा उसका जलना फिक्स है। तो भैया जैसे लिटमस पेपर को रखें उसके पास में, लिटमस पेपर उसी के साथ उसका क्या हो गया हाल, ब्लू से ब्लू लिटमस पेपर थे बेचारे आए थे रेड हो गए, ठीक। अब जो रेड है वो तो रेड रहेगा ही, रेड तो रेड रहेगा ही, लेकिन जो ब्लू है वो कैसा हो गया, रेड हो गया, ठीक। अब ठीक इसी का उल्टा याद रखिए, दूसरे को याद रखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग क्या करने के लिए लगाएंगे, खत्म हो जाएगा। ब्लू से हो जा रहा है रेड, ठीक है, उसका उल्टा रेड से हो जाएगा ब्लू, कौन, बेस, ठीक। दोनों में बनती नहीं ना। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो अगर दूसरा भाई खरीदेगा कहेंगे हमारा कलर मत लेना, भले ही मॉडल ले रहे हो, कलर थोड़ा सा बदल देना। तो यहाँ पर देखिए भैया ब्लू से रेड कह रहे हैं तो कहना है हम तुमसे उल्टा चलेंगे, एकदम दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला क्या पलटेंगे कि हो जाएगा रेड से ब्लू, ठीक। ये कहेंगे कि तुम ब्लू से रेड कर रहे हो तो हम रेड से ब्लू हो जाएंगे, तुम गर्म हो तो हम ठंडे हैं, तुम्हारे विचारों के एकदम विपरीत है, ठीक है। वाटर के साथ क्या व्यवहार रहेगा, वाटर के साथ एसिड और बेस कैसे बिहेव करेंगे, जरा ये देखते हैं। जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अबे भैया कहेंगे कि अगर हमें बेस को जब पानी में डालेंगे कहेंगे हम तुमसे कम थोड़ी ना है, तुमसे एक कदम आगे ही है, कहेंगे हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी लेकर निकलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे और ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो एसिड के साथ पहले मुलाकात होगी, उसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, बेस के साथ बाद में मुलाकात हुई तो बेस ने कहा वो हाइड्रोजन तो दही रहे, हम उनसे एक कदम आगे, हम ऑक्सीजन भी लेकर अलग होंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी लेके निकला, ठीक। आते हैं पीएच में। तो पीएच में देखते हैं भैया, अभी आगे आगे पढ़ेंगे हम पीएच को, कि पीएच की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 14 तक होती है पीएच की वैल्यू, ठीक। तो जब पीएच की वैल्यू भैया 7 से कम हो, 7 से कम होती है तो वो एसिड नेचर को शो करता है, और जब पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, देखिए ये वाला जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, तो पीएच 7 से बड़ा है। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी मेरे भाई तो वो कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो कैसा नेचर शो करेगा, वो एसिड का नेचर शो करेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भैया। टच करेंगे तो टच करने पे कैसा फील होगा, तो ये टच करोगे तो भैया या तो जला देगा या तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये टच करोगे तो भाव खा के सरकने लगेंगी ये, ठीक है। जब बेस को टच करोगे तो बेस को टच करने से क्या होगा, भाव खाकर सरकने लगेंगी, स्लिपरी हो जाएंगी, सॉपी, कैसे होंगे, सॉपी नेचर को शो करेंगे, स्लिपरी, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि बेस के साथ सॉपी नेचर, एसिड के साथ नॉट सॉपी यानी नॉर्मल बिहेव, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहां से देखिए अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एसिड वर्सेस बेस जो देखेंगे कि भैया एसिड और बेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, यहां पर हम देखेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे देखें कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अगर एक एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं तो भाई साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे हम देख रहे हैं यहां पर भाई Na2CO3 और प्लस HCl, ठीक। Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट, सोडियम मेटल हमारा है तो मेटल का कार्बोनेट है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, साल्ट। कौन सा साल्ट, कॉमन साल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl का साल्ट बन रहा है। और क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। तो क्या क्या बना, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है वो गैस होता है। देखिए एरो जो ऊपर की तरफ दिखा है ना, ये गैस को शो कर रहा है कि एरो जो ऊपर की तरफ पॉइंट है तो इसका मतलब वो गैस है, क्योंकि गैस हल्की होती है ऊपर की तरफ भगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है, H2O प्रोड्यूस हो रहा है लिक्विड की स्टेट में, और ये हमारा होता है कॉमन साल्ट, ठीक। तो अगर कभी एसिड का रिएक्शन इनसे जब होता है तो एसिड के रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब बेस के साथ आए हैं तो कहेंगे हम नहीं रिएक्ट करेंगे, बाप का राज है, क्या जबरदस्ती करोगे, नहीं करूंगा रिएक्ट, रिएक्ट ही नहीं करेगा बेस, तो करेंगे क्या। तो यहां पर देखिए नहीं, ये बड़े प्रेम से रिएक्ट कर लिए, रिएक्ट करके एक नहीं तीन बनाए थे बेचारे, तो मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो ही थे लेकिन बना क्या, तीन बना, ठीक है, हम दो हमारे तीन, नो रिएक्शन। यहां देखिए अब है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, यहां पर तो मेटल कार्बोनेट था, यहां क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा यहां पर कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको बाई कार्बोनेट भी लिखा मिलता है, यानी रिएक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट या फिर रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा आप रिएक्शन करा देते हैं इनका, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कहेंगे ठीक है, भले ही हाइड्रोजन ठुल ले आए, कौन सा हमारा क्या बिगड़ जाएगा, वही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। जो यहां बन रहा था, साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर, तो दो चीजें तो हमारी फिक्स है, आंख बंद करके लिख दीजिए H2O और CO2। बनेगा क्या भाई, मेटल के साथ क्लोरीन लाया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा अंतर क्या हुआ, यहां पर क्या है भाई Na2CO3, यहां पर क्या है NaHCO3, यानी यहां पर खाली हाइड्रोजन आ गया, तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन वाले हमारे H2O बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा हम कुछ अलग नहीं बनाने वाले हैं, सो वही बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे, वाटर बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये भाव खाने लगे, नहीं करूंगा रिएक्शन, करा बाहर में जाओ, ठीक। अब आते हैं रिएक्शन विथ ऑक्साइड, ठीक। अगर हम एसिड का रिएक्शन ऑक्साइड से करा रहे हैं, बहुत आसान है, साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक, और साथ में क्या बनेगा, H2O। तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या करना है, हमें H2O पहले लिख देना है, फिर जो भी मेटल है उसी मेटल का साल्ट बना दीजिए। जैसे यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर का साल्ट बना दीजिए, कॉपर के साथ क्लोरीन लेकर के, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड अगर है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक, तो देखिए जो एसिड है तो एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो इसका जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड चला गया हाइड्रोजन के पास में, ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके पानी बना लिया। अब बच गया बेचारा मेटल अकेला, मेटल आ गया उनके वाले के साथ और बना लिया क्या, साल्ट, ठीक। यहां पर ये भैया कह रहे हैं कि ठीक है अभी तक तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन कितने देर भाव खाएंगे देखेंगे, वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा हम भी देख लेते हैं। तो अब जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस कहेंगे मेटल से तो नहीं करूंगा, नहीं नॉन मेटल से कर लूंगा, ठीक है। तो बेस हमारे क्या है, नॉन मेटल से मिलकर के क्या बनाना है, साल्ट और वाटर, वही बनाना है ना, तो कह रहे हैं बनाऊंगा वही साल्ट और वाटर ही, लेकिन मेटल के साथ नहीं, नॉन मेटल के साथ। थोड़ी सी गद्दारी कर गए हैं, कहें मेटल के साथ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन नॉन मेटल के साथ बना दूंगा, वही बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप भी करिए, थोड़ा सा हम भी कर रहे हैं, बना दूंगा, अभी तक तो नहीं बना रहे थे लेकिन यहाँ बनाएंगे।
लेकिन क्या बनाएंगे किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया भैया, देखिए साल्ट बनाया और पानी बना दिया वाटर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहां मेटल के साथ बना रहा था एसिड, और ये बनाया किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। बना तो रहा है लेकिन नॉन मेटल के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे भैया आगे पीएच। ठीक, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पीएच के बारे में, कि पीएच क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं पीएच होता क्या है। ठीक है, तो पीएच एक स्केल होता है। पीएच क्या है, कि स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। कहां से होती है, पीएच की वैल्यू जो होती है 0 से 14 तक होती है। अच्छा, ये किस लिए होता है पीएच, पीएच हमारा होता किस लिए है, पीएच किसी की भी एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए होता है, किसी एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी, यानी वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या फिर बेस की बात करें स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, कैसा है, उसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं भैया, पीएच स्केल का यूज करते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल की वैल्यू। तो कहोगे अभी तो पूछ ही नहीं रहा भैया पीएच मैं हूं कौन, चलो देख लेते हैं ये है कौन। ये भैया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी मतलब क्या होता है, पावर, बहुत पावरफुल आदमी है। ओ मैं क्या लिख रहा हूं यार, पी मतलब क्या होता है भाई, पावर। पी मतलब पावर। एस मतलब क्या होता है भाई, हाइड्रोजन। एस मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। पी मतलब हो गया पावर, एस मतलब हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या पावर है, सीधी सी पावर है, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन कम हो गया, वीक एसिड हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर उसी को हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यूज किस लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, कोई चीज एसिडिक नेचर का है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई चीज बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है एसिड या फिर बेस है या फिर दोनों नहीं है, न्यूट्रल है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। तो पीएच क्या है भैया, स्केल है, ये ध्यान रखिएगा, पीएच एक स्केल है। तो इंडिकेटर कौन है, यहां पर हम पीएच को देखते हैं। तो इंडिकेटर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। आप बात करेंगे भैया ये कहां आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसको तो हमने सुना ही नहीं था कभी। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है किसके, सेवरल इंडिकेटर दैट एग्जिस्ट दैट एग्जिबिट डिफरेंट कलर एट वेरियस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, मिक्सचर है किसके, कई सारे इंडिकेटर्स का, सेवरल इंडिकेटर्स के मिक्सचर होते हैं जो क्या बताते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से इनका कलर अलग अलग होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है कलर चेंज होता है, फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटता है तो कलर चेंज होता है। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे इनका कलर शो होता है। ठीक, तो उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत स्मार्ट होते हैं, कलर बदलते हैं, रंग बदल लेते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन होता है। तो पहचानने का तरीका क्या है, कहते हैं मेरा कलर देख के पहचान लो भैया, मैं स्ट्रॉन्ग हूं या बेस हूं, एसिड हूं या बेस हूं, कलर देख के मेरा पहचानो। ठीक, तो बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी तक हमने देखा लिटमस पेपर, तो लिटमस एसिड के साथ ब्लू से रेड हो रही थी, लेकिन अगर हम रेड लिटमस दे देते तो उसमें कोनो बदलाव नहीं आ रहा था, रेड रेड ही रह रहा था। किसके साथ मेरे भाई, एसिड के साथ। लेकिन ये कह रहा ऐसा नहीं है, मुझे डालो एसिड में डालो या बेस में डाल दो, मुझे डालोगे एसिड या बेस में तो मैं क्या करूंगा, कलर अपना बदल दूंगा। मैं जैसा कलर बदलूंगा उसी के हिसाब से जज कर लेना कि मैं कैसे नेचर का हूं। ठीक, दो भी तुम हो, मेरा कलर देखो, कलर देख करके पता कर लो कि भाई एसिडिक हो या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग हो या बेस हो। ठीक है, देख लो। तो क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का। ठीक, तो काफी स्मार्ट होता है, कलर बदलता है, रंग बदलने वाला होता है, जिसको डिटरमाइन करते हैं पीएच वैल्यू को देख करके। ठीक है, देखिए आ गया सर,
तो मेरे भैया 0 से लेकर 14 तक के ये हमारे पीएच स्केल के हैं कलर। ये हमारा पीएच स्केल जो है इसके कलर है, देखिए इस तरह से रंग बदलता रहता है। जब उसको हम डुबोएंगे तो अपना कलर जैसा करेगा उसी के हिसाब से वैल्यू मिला लो। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे भैया तो ये हमारा जो है विनेगर लगभग न्यूट्रल लगता है, लेकिन न्यूट्रल होता नहीं है। 7 को उठा करके मिलाओ न्यूट्रल से। 7 क्या होता है भैया? न्यूट्रल होता है। 7 क्या है? न्यूट्रल। अगर वैल्यू हमारी 7 है तो 7 को तुरंत समझिए वो न्यूट्रल है। 7 से कम आ गई। अब 7 से जब वैल्यू कम हो तो तुरंत क्या समझिए मेरे भाई? एसिड। अगर वैल्यू 7 से कम है तो क्या भैया? एसिड। और अगर वैल्यू 7 से ज्यादा है, 8, 9, 10, 11 या फिर 14 तक ऐसे बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए 14 पे खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगर इस तरह से बढ़ती हुई 14 तक जा रही है मेरे भैया तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। ठीक, यानी अगर 7 से ऊपर जाती है तो उसका कलर वो कैसे नेचर को शो करेगा? बेसिक नेचर को। और अगर 7 से कम होती है तो किस नेचर को शो करती है? एसिडिक नेचर को। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर 0 या 1 हो गया या फिर 2 के आसपास हो गया, 1 सेकंड। अब अगर 0, 1 है तो ये तो बहुत स्ट्रांग है, या फिर 1 पॉइंट समथिंग है, या फिर 2 तक है, तो देख ही रहे हैं गुस्से से लाल है यानी जलाकर भस्म कर दूंगा। आ जाओ डाल दो, लोहे को जला करके खत्म कर देगा। ठीक है, बचा नहीं है किसी का इसमें। हाँ, तुम्हें डाल दिया जाएगा तो तुम्हारी स्किन जल जाएगी, फैट नहीं जला पाएंगे। इनकी इतनी बेऔकात नहीं है कि फैट को इतनी आसानी से गलाते, फैट के तोड़ ही नहीं पाते। ठीक है, अगर तुम्हें उठा के डाल दे इसलिए मोटा हो जाओ, खूब मोटे हो जाओ। दुबले रहोगे तो हड्डियां तो गली जाएंगी, कैल्शियम वैल्शियम होता है, मोटे रहोगे चर्बी नहीं गलेगी। फैट वेट को ये गला नहीं पाते हैं, तो फैट को नहीं गला पाओगे तो सफेदी छा जाएगी शरीर पे, लेकिन बरकरार रहोगे, जिंदा रहोगे। ठीक है, तो देखिए फैट को नहीं गला पाएगा। तो अगर 1 या 0 है तो कैसे नेचर को शो करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे भाई यहां से आगे बढ़ा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो यहां पर देखिएगा थोड़े वीक हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएंगे। तब 4, 5, 6 में आएंगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए। अच्छा, हमारा एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन लगभग 4 के आसपास होता है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन जो हमारा होता है 4 के आसपास होती है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, एसिड रेन होता है। तो 4, 5, 6 के आसपास है तो वीक, 4 से नीचे आया तो स्ट्रॉन्ग, 7 हो गया तो न्यूट्रल। न्यूट्रल माने किसी काम का नहीं है, निकम्मा है वो। ना तो एसिडिक नेचर का शो करेगा, ना तो बेसिक नेचर का शो करेगा, न्यूट्रल रहेगा पूरी तरह से। जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि बगल में उनके तुम मार कर लो, पूछने वाले नहीं है, बगल से तमाशा देखेंगे खड़े होकर, ना तुम्हारी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। सेम कंडीशन 7 वाले की है, दोनों की तरफ से नहीं बोलूंगा, शांत खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला केस होता है 7 से। 7 से ऊपर बढ़ोगे तो धीरे धीरे बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। तो 8 आ गया भाई, 9 आ गया, 10 आ गया, थोड़ा कम होता है, वीक बेस होता है। लेकिन जैसे 10 से ऊपर बढ़े भाई, 11, 12, 13, 14 पे आओगे तो इधर थोड़ा लास्ट वाले तक पहुंचते पहुंचते 12 तक थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, यानी अपना कोरेसिव नेचर शो करने लगेगा, तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बना है लगभग इसके आगे स्ट्रांग हो जाता है, इसके बाद स्ट्रांग हो जाता है, बीच वाले केस में वीक होता है। ठीक है, 7 वाले केस में लगभग न्यूट्रल होता है, 6 पॉइंट समथिंग में आ जाता है तब भी लगभग न्यूट्रल ही हो जाता है वो। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटा एसिड्स। एंटा एसिड क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीपीटी में रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ऑक्साइड। हाँ, तो देखिए एंटा एसिड क्या होता है? कई बार क्या होता है हम लोग ज्यादा खा लिए हैं तो इनडाइजेशन का केस हो जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे होता है HCl, इसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, जिसमें पेन भी होता है, ये पेनफुल होता है, कई बार वोमिटिंग भी आती है, वोमिटिंग की भी कंडीशन होती है। तो ऐसे केस में करते क्या है? ऐसे केस में एंटा एसिड की टैबलेट या तो यूज करते हैं, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं, यानी कोई ना कोई बेस यूज करते हैं। किसी बेस की टैबलेट यूज करेंगे या फिर कोई भी बेसिक नेचर की चीजों को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो स्टमक में एक्सेस एसिड है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड है वो रिलीज हो सके और हमें आराम मिल सके। ठीक है, तो ये एक्सेस एसिड क्यों होता है भाई?
जब उठ पटांग खाना खा लेंगे, जंक फूड खाएंगे, स्ट्रीट फूड खाएंगे, फालतू की चीजें खा लेंगे ज्यादा, या फिर कई बार क्या हो रहा, फ्री का मुफ्त का मिल रहा, खाए जाओ ठूसे जाओ, तो इसी केस में ऐसे केस मानते हैं कि स्टमक में इनडाइजेशन का केस होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें एंटी एसिड का यूज करना पड़ता है। अच्छा, एंटी एसिड के केस में होता क्या है मेरे भैया, पेट में क्या है, एसिड, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन से न्यूट्रल हो जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यही जो बेस होता है, इसी नेचर का जब हम कोई भी सब्सटेंस खाते हैं तो उसे एंटी एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एंटी एसिड की टैबलेट्स हो गई, ये भी हमारा बेसिक नेचर का है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी फेमस है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक। एक्सेस गैस को रिलीव करने के लिए होता है ये, ठीक। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, कुछ यहां से चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये इसका जो पीएच है 7 से 7.8 तक होता है लगभग, पीएच का रेंज जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शन होते हैं उसकी जो पीएच का रेंज है 7 से 7.8 तक पीएच का रेंज होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भाई जो थिक क्लाउड्स ऑफ एसिड, थिक क्लाउड ऑफ एसिड सजेस्टिंग अ वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट एज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। बड़ी मस्त लाइन यहां पर है, थिक क्लाउड्स ऑफ एसिड यानी एसिड की एक मोटी क्लाउड, सजेस्टिंग अ वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। कहां पर होता है मेरे भाई, वीनस के एटमॉस्फेयर में। अच्छा, वहां पर कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक मस्त बात बताएं कि हमारा जो नेपच्यून होता है और यूरेनस होता है, यूरेनस और जो हमारा नेपच्यून है, इन दोनों जगह पर जानते हैं डायमंड की रेन होती है, डायमंड की बारिश होती है, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो वहां पर क्या होता है, डायमंड की रेन होती है। फिलहाल इसका साइंटिफिक रीजन तो है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई जाकर के वेरीफाई तो कर नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है कि वहां पर डायमंड की रेन होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और सॉरी वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक। तो यहां पर देखिए वीनस के एटमॉस्फेयर में एसिड देखने को मिलता है, कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, वीनस, ठीक। इसके बाद देखेंगे अ बेसिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द हनी बी स्टिंग। हनी बी स्टिंग जो हनी बी होती है उनकी जो स्टिंग से मान लीजिए कोई गया हनी निकालने, वहां पर उसको हनी बी की स्टिंग से प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम के लिए अब उपचार करने जा रहे हैं भैया ट्रीटमेंट में, तो क्या यूज करेंगे, कोई बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर के लिए घर में है, अब घर में तो कोई दवा नहीं है बाई चांस, तो वहां पर बेकिंग सोडा अगर है तो बेकिंग सोडा का यूज कर लेंगे तो उनसे उनको रिलीफ मिल जाएगी। या फिर कई सारे प्लांट होते हैं जिनमें हेयर लाइक नेटल होते हैं, ठीक है, नेटल लाइक जैसे लीव्स में पत्तियों में कांटे निकले होते हैं, ठीक है, जिनको स्टिक कहते हैं, उनमें भी क्या होती है, एसिड होता है, ठीक। तो वो होता है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए कि प्लांट को कोई हार्म ना पहुंचाए, ठीक, कोई जानवर उनको जाकर के खा ना ले, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी खा लेगा तो उनकी पूरी बॉडी से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक। पता चला उनको खा लिए हैं तो बेचारे खाना कैसे बनाएंगे, तो ऐसे वो नष्ट हो जाएंगे। प्लांट छोटे होते हैं, बड़े हैं भी नहीं कि बचे हैं, तो पूरी पौधा ही नष्ट हो जाएगा, इस तरह से उनका पूरी कम्युनिटी ही खत्म हो जाती। इसलिए वहां पर क्या होता है कि उनमें ये स्टिंग होती है जिनमें एसिड होता है, अब उनसे प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, बेकिंग सोडा, ठीक, या फिर कोई भी एसिडिक नेचर की चीजें। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सियापाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सियापेटाइट, इसका एग्जैक्ट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है, हाइड्रोक्सियापेटाइट, ठीक। ये होता क्या है, हमारे दांतों में लगभग 65% तक ये पाया जाता है, ठीक है, जो एनिमल होता है, एनिमल, ठीक, ये हार्डेस्ट मटेरियल है, हमारे बोन्स में भी होता है, हमारे टीथ में भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे कहां पर पाया जाता है, टूथ एनिमल में होता है, ठीक। और ये भी जान लीजिए कि जो हमारे बोन्स हैं, बोन्स में भी मिलता है, ठीक, ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनके सड़न से रोकता है। जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट में भी ये मिलाया जाता है थोड़ी मात्रा में, जिससे कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक।
हम लोगों ने एसिड बेस पढ़ा, एसिड बेस के टाइप को पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जान लिया, अच्छे से सब कुछ जान लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साल्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि भैया साल्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं, तो साल्ट क्या होता है। साल्ट का फॉर्मेशन जब होता है तो जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो उनके रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। साल्ट क्या है, केमिकल कंपाउंड होता है। जो कब फॉर्मेशन होता है उसका, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो उनके रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का। साल्ट के फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, जब भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी कभी साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कभी ऐसा भी हो सकता है उसका नेचर जो है वो एसिडिक हो, कभी ऐसा भी हो सकता है उसका नेचर बेसिक नेचर का हो। तो जरूरी नहीं है हर बार जब साल्ट बन रहा है तो न्यूट्रल ही हो। इसलिए सारे जितने भी रिएक्शन होते हैं एसिड और बेस का, सब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है जब सेम एसिड और बेस, सेम और एसिड और बेस का मतलब क्या है, उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे बोल रहे हैं। वीक हो तो एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग एसिड भी हो, स्ट्रांग बेस भी हो। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर स्ट्रांग हो तो दोनों मेरे भाई स्ट्रांग हो, और वीक हो तो दोनों वीक हो। यानी अगर एसिड हमारा वीक है, ठीक है, तो हमारा जो बेस है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी वीक होना चाहिए। और अगर एसिड हमारा स्ट्रांग है तो हमारा बेस भी क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस केस में जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें फॉर्मेशन किसका होता है, साल्ट और वाटर का। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन किसका होगा, साल्ट और वाटर का। कब, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम बात करेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से हमारा क्या बन गया मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है कॉमन साल्ट। ठीक है, ये होता है कॉमन साल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर एक चीज और देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन का एक इक्वेशन में मिल गया कि कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो कॉमन साल्ट बन जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कॉमन साल्ट बनाने का यही एक रिएक्शन है, लेकिन ये भी एक रिएक्शन है जिससे कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहां पर एक बात समझ में है कि कॉमन साल्ट कब बनेगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर दोनों सेम नेचर वाले हैं। एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर क्या बन रहा है, कॉमन साल्ट, जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा भाई NaOH बेस है, और जो बना वो क्या है, हमारा साल्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रिपरेशन का मेथड क्या होते हैं। तो देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे साल्ट बनते हैं। तो पहला मेथड होता है एसिड और बेस का रिएक्शन, जो अभी हमने देखा कि एसिड और बेस को रिएक्ट कराना क्या बन रहा है, साल्ट। तो ये तो अभी हमने देखा, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। ठीक, तो जैसे देखिए H2SO4 एसिड है, KOH क्या है मेरे भाई, ये बेस है, और इससे क्या बन रहा है K2SO4, ये क्या है, साल्ट है। K2SO4 क्या है, साल्ट है। ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है, H2O वाटर। जैसे हमने पीछे देखा एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। दूसरा देखते हैं, अगर हमने एसिड और मेटल का रिएक्ट करा दिया, यानी किसी एसिड में हमने डाल दिया मेटल को, ठीक, या फिर किसी मेटल के ऊपर डाल दिया एसिड को, ठीक, तो ऐसे केस में भी क्या बनेगा, उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा सॉल्ट है, लेकिन ये जो हमारा सॉल्ट है इस मेटल का सॉल्ट है। कौन सा मेटल, जिससे हमने एसिड का रिएक्शन कराया है। जिस मेटल से हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे उसी मेटल का क्या बन जाएगा मेरे भाई, साल्ट। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, लेकिन मेटल का साल्ट बनेगा। ठीक, अब अगर हम एसिड का मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करा दें, तो एसिड का मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या बनता है, साल्ट बनता है। लेकिन साल्ट के साथ
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो यहां पर ध्यान देखिए, जैसे यहां पर देखिए सोडियम कार्बोनेट है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है सोडियम मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है। यहां पर मेटल क्या है, सोडियम है, इस सोडियम मेटल का कार्बोनेट, और यहां पर एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड और H2O क्या है, पानी है। यहां पर ये जो है ये क्या है, साल्ट है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, साल्ट है। और किसका साल्ट है, जिस मेटल का कार्बोनेट है उसी मेटल का साल्ट बन जाता है, ठीक है। और कार्बोनेट वहां से ब्रेक हो जाएगा, देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। और क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हमने एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया, कोई भी ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होता है। और हम पढ़ चुके हैं अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या बनता है, साल्ट और वाटर। अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो हमारा जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का, तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, ठीक। साल्ट किसका बनेगा, जिसका मेटल ऑक्साइड होगा, जिस मेटल का ऑक्साइड होगा वही मेटल क्या बना लेगा, साल्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर जो हमने पीछे पढ़ा भी कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे दांडी यात्रा भी निकाले थे गांधी जी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉमन साल्ट इसलिए हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा है जिससे हम आगे अभी जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी साल्ट आगे पढ़ेंगे उस सारे साल्ट का फॉर्मेशन इसी से हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कॉमन साल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, एक जिस चीजों को हम नेचर से डायरेक्ट ऑब्टेन किए, अभी तक हमने उसको प्यूरिफाई नहीं किया, फिर कोई भी अभी उस पर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो रॉ मटेरियल होता है। तो कॉमन साल्ट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिससे हम डेली यूज की, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीजें हम बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मुझसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन साल्ट है जो इन सारी चीजों को ऑब्टेन करने में, इन सारी चीजों के फॉर्मेशन में हेल्प करता अकेले है, ठीक है। अकेले इन सारी चीजों के फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है, इसलिए कॉमन साल्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं आगे, ठीक है। अब एक एक करके यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया कास्टिक सोडा। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के लिए जब आगे AQ लिखा हो तो उसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर से मिलकर बना हो, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में क्या पास करा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में ये चीज दिया भी है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी को प्रोवाइड की जाती है तो वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोज हो जाती है सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पर भी जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको ब्राइन भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्राइन, ठीक। तो ये डिकम्पोज हो जाता है और इससे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए क्लोर एल्कली प्रोसेस बताइए, तो सीधे से बताना है क्या भाई, जब एक्वस सॉल्यूशन में, किसके एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, ठीक है, तो डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन को, इसको क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड है, H2O है हमारा, यहां पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बना, क्लोरीन गैस बना, ठीक। तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, चलिए अब देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक। अब देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है फार्मूला, केमिकल कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहां पर देखिए ये थोड़ा फॉन्ट की दिक्कत है, ये ऐसे होता है, ठीक, ये थोड़ा फॉन्ट सेट नहीं हो पाया है फॉन्ट, तो ये Cl2 होगा, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब ये कैसे बनता है भाई, क्लोरीन इच
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। जैसे पीछे वाले प्रोसेस जो हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो वहां पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बना और क्लोरीन बना। अब जो क्लोरीन हमारा वहां पर बना है, ठीक है, उस क्लोरीन गैस का यूज करके हम क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। क्लोरीन गैस का यूज करके कैसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, देखिए जैसे ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा क्लोरीन होता है जब किसी स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जैसे ये देखिए स्लैक लाइम है, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये हमारा बुझा हुआ चूना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है। इस पे जब हम क्लोरीन का इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन के रिएक्शन से क्या बनता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, क्या बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसके साथ में क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ध्यान रखिएगा, बोर्ड वाले तो खास करके ध्यान रखिएगा, जिनका क्लास 10th का बोर्ड है इस बार, वो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कंपाउंड का फार्मूला पूछ लेगा तो वहां पर ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लोरीन और किससे, क्लोरीन और स्लैक लाइम से, ठीक। आइए चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारे यूज होता है, ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन और लाइनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज हमारे भाई क्या है इसका, ब्लीचिंग वुड पल्प, कहां पर, पेपर फैक्ट्रीज में, ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है लॉन्ड्रीज में, ठीक है। और क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और साथ में क्या करता है ये, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी अगर हम जर्म्स को किल करना चाहते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके यूज होते हैं जिनको ध्यान में रखिएगा, ठीक, ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, बेकिंग नाम से ही है बनाने वाला, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बनाने वाला सोडा, जिसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए बड़ा आसान है याद रखना, सोडियम Na हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट NaSO3, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो याद रखिएगा कई बार क्या होता है, बेकिंग सोडा ना लिख करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख करके देता है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बेकिंग सोडा है। या फिर कई बार ऐसे दे देता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम लिखने के लिए, तो वहां पर ऑप्शन दे देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सब अलग है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग अलग है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक ही चीज है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे, सोडियम बाइकार्बोनेट दे, दोनों एक ही चीज है, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaSCO3, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन कैसे होगा, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इन सब का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इसके रिएक्शन में क्या चाहिए, कॉमन साल्ट यहाँ भी चाहिए, कॉमन साल्ट प्लस अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यानी यहां पर NaSCO3 और NH4Cl का फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का यहां पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लीजिए, इट इज माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक साल्ट होता है, ठीक है। माइल्ड मतलब क्या होता है, हल्का होता है, नॉन कोरेसिव बेसिक साल्ट, कोरेसिव नेचर नहीं होता, नॉन कोरेसिव होता है, ठीक है, बेसिक साल्ट होता है। अच्छा, बेसिक वर्ड भी ध्यान रखिएगा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं कुकिंग के टाइम में, जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है।
कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं कुकिंग के टाइम में तो डिकम्पोज हो जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसमें ब्रेक हो जाता है? Na2 किसमें ब्रेक हो जाएगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और किसमें? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट का आगे यूज होने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। कौन? NaSCO3। कब? जब इसको हीट करते हैं। तो यहां पर मेन चीजें क्या है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कह सकते हैं बेकिंग सोडा, ठीक, जब हम बेकिंग सोडा को कुकिंग के टाइम में, बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज में लिया, बेकिंग सोडा को गर्म किया, अब गर्म करेंगे जब ये बेकिंग सोडा को तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी आगे इसका यूज होने वाला है, ठीक। तो बेकिंग सोडा का यूज अभी आगे करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम किस पे भाई? यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज देखिए, बेकिंग सोडा का यूज हो गया मेरे भाई बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाते हैं इससे, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है इसका, और कहां होता है? इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट्स इन एंटी एसिड, एंटी एसिड के फॉर्मेशन में होता है, इंग्रेडिएंट्स में एंटी एसिड का फॉर्मेशन करने में होता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, पेट में जो एक्सेस एसिड होता है, जैसे इंडाइजेशन का केस होता है, फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जिसमें एक्सेस एसिड को रिलीज करने का काम करता है कौन? बेकिंग सोडा हमारा, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जिससे आग बुझाने का काम में लिया जाता है, रेड कलर की होती है, ठीक है। तो उसमें बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है उसके अंदर बेकिंग सोडा का होता है, तो बेकिंग सोडा उसमें होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में, तो उसके फॉर्मेशन में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, ठीक। और ये भी याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसका होता है, ठीक। और बेसिक नेचर का होने की वजह से स्टमक में एक्सेस एसिड को रिलीज करता है। तो अगर आपको ये याद है कि बेकिंग सोडा जो हमारा है वो बेसिक नेचर का होता, तो यहां पर आपका काम बन जाएगा कि स्टमक में किस लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉशिंग सोडा। अभी तक हमने देखा बेकिंग सोडा के नाम से ही मिलता है, वॉशिंग सोडा उसी के जैसा है, ठीक है। यहां पर हम मेरे भाई काम में लेंगे सोडियम कार्बोनेट, जो अभी बना था ना वहां पर Na2CO3, जो अभी वहां पर बना था Na2CO3, ये यहां पर काम आने वाला है। जब Na2CO3 का यहां पर क्या काम आने वाला है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वहां पर क्या था मेरे भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। वहां पर क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर ध्यान दीजिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 into 10H2O, यानी ये सीधे सीधे आ गया Na2CO3, साथ में उसके 10H2O आ गया। तो सीधा सा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम इस सोडियम कार्बोनेट का हम रिक्रिस्टलाइजेशन करा देंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन जब कराएंगे, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 into 10H2O। यही मेरे भाई होता है वॉशिंग सोडा। तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या बनता है? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन जब करा देंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या बनता है मेरे भाई? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक, डेकाहाइड्रेट ध्यान रखिएगा इसमें। यानी जो वहां पर किसका? बेकिंग सोडा का, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है? वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से वहां पर बनता है सोडियम कार्बोनेट। उसी सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते तो क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग सोडा के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहां से मिलेगा? बेकिंग सोडा को हीट करने से।
यानी अगर हमें वॉशिंग सोडा का रिएक्शन याद रखना है तो हमें उसके लिए बेकिंग सोडा का फार्मूला और रिएक्शन दोनों याद रखना होगा। अगर हम बेकिंग सोडा का फार्मूला याद रख रहे हैं और रिएक्शन याद रख रहे हैं तो बड़े आसानी से हम वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग सोडा में कुछ खास नहीं करना है, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करा देना है, यानी Na2CO3 + 10H2O, बड़े आराम से हमारा ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं भाई यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या यूज है? ठीक है, वॉशिंग सोडा का हमारे यूज क्या होता है? तो देखिए वॉशिंग सोडा का यूज हमारे होता है क्लीनिंग एजेंट में। वॉशिंग नाम में ही साफ करना, सफाई करना। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का हमारे यूज कहां पर हो जाएगा मेरे भाई? क्लीनिंग एजेंट में। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टिंग में इसका यूज हो जाएगा कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि हार्ड वाटिंग के सॉफ्टवेयर के सॉफ्टिंग में किसका यूज होता है? तो वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में हमारे देखने को मिलता है कि सॉफ्टिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर क्या यूज में लिया जाता है? तो वॉशिंग सोडा। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट तो आप तुरंत पकड़ लेंगे मेरे भाई, क्योंकि वॉशिंग लिखा है, वॉशिंग लिखा है तो क्लीनिंग एजेंट आप तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन सॉफ्टिंग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हार्ड वाटर के सॉफ्टिंग में, क्योंकि दिमाग में नहीं आता कि वॉशिंग सोडा का भी यूज भी कर सकते हैं सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर में। ठीक है, बाकी चीजें ध्यान में आ जाएंगे लेकिन वॉशिंग सोडा दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सॉप एंड पेपर। ठीक है, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में, सॉप के मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर के मैन्युफैक्चरिंग। पेपर तो अक्सर कई सारी चीजों में मिलता है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि पेपर के फॉर्मेशन में कौन सा यूज होता है, क्योंकि पेपर के फॉर्मेशन में कई सारे यूज आते हैं, इनका भी यूज होता है और कई भी साल्ट का यूज होता है, इसलिए ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पेपर के फॉर्मेशन में। देखो उल्टा घुमा के, जैसे ये दे दे कोई साल्ट का नाम दे दे और 4 ऑप्शन में दे दे कि भाई साल्ट से किसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो 3 ऐसे हो जिनका नहीं किया जा सकता, उसमें चौथा एक पेपर हो तो वहां पर मार दीजिएगा पेपर। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि पेपर के फॉर्मेशन में कौन से साल्ट का यूज होता है, ये नहीं पूछे जाने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सॉप एंड पेपर में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसके बाद थोड़ा याद रखिएगा कि डिटर्जेंट और सॉप में इसका यूज होता है। तो ये तो बड़े आराम से आप जान जाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट भी धोने के काम में आता है और सॉप भी धोने के काम में आता है, यानी दोनों वॉशिंग के लिए यूज होते हैं। और वॉशिंग सोडा इसका नाम ही है, तो ये तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, इसके गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, तो इसलिए इसको तो एक बार पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। थोड़ा मैं बार बार फोकस करूंगा कि इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है और अक्सर गलत भी करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं बनता कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जिसको हॉस्पिटल में जब किसी पेशेंट का कहीं पर बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फिर कहीं पर डैमेज हो गया, तो फिर उस पे प्लास्टर लगता है। जो प्लास्टर में यही वाला यूज होता है। घरों में मोल्डिंग बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए जो यूज होता है, 250 रुपए 300 रुपए बोरी लेकर के आते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। खिलौने बनते हैं, इसकी मूर्तियां बनती है, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं। आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यहां से देखिए प्लास्टर का पी, ओ का, ये ऑफ का ओ, और यहां से पेरिस का पी निकला, तो क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग जरूर सुने होंगे, पीओपी। घरों में आप किसी न किसी के मुंह से जरूर सुने होंगे पीओपी। तो पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आज हम लोग पढ़ेंगे कि बनता कैसे है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कैसे बनता है? जिप्सम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? जिप्सम की हेल्प से। तो भाई ये जिप्सम क्या होता है? जिप्सम जो हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम जो हमारा होता है क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है भाई? डाइहाइड्रेट। हमारा ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कैल्शियम का कंपाउंड होता है। किसका होता है? कैल्शियम का। ये साल्ट है, किसका साल्ट है भाई? कैल्शियम का साल्ट होता है। ठीक है, किसका साल्ट है? कैल्शियम का साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी यहां पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, डाइहाइड्रेट। ठीक, तो जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं जिप्सम। तो ये है हमारा जिप्सम। तो इसी जिप्सम की हेल्प से हम बनाने जा रहे हैं किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे बनता है?
ज्यादा कुछ नहीं करना हमको, जिप्सम को क्या करना है, हीट कर देना, गर्म करना है। गर्म कैसे करना है, कितना करना है, गर्म हमको करना है 373 केल्विन तक। 373 केल्विन। तो कहेंगे भाई ये 373 अगर हमको केल्विन नहीं पता है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो देखिए 273 यहां से जब हम माइनस करेंगे, इसमें से जब हम इसमें से माइनस करेंगे 373 में से 273 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 100। तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम डिग्री सेल्सियस में बोले तो क्या बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन में बोल रहे हैं तो 373 केल्विन। तो चाहे हम 373 केल्विन बोले या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जब हम इतना टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, जिप्सम को। किसको गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो गर्म होने पर क्या होता है, डाइहाइड्रेट जो होता है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस पे जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होती है। किसकी होती है बॉइलिंग पॉइंट मेरे भाई, वाटर की। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की। तो वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो गर्म होकर इवापोरेट होगा। तो इवापोरेशन से वाटर मॉलिक्यूल अलग होने लगेंगे। ठीक है, तो जब इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाएगा, कितना मेरे भाई 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहां पर बचेगा यहां पर हाफ सिर्फ। क्योंकि अगर हम देखें तो 1.5 प्लस हाफ मिलकर के कितना होता है मेरे भाई 2। तो 2 में से जब 1.5 वाटर इवापोरेट होकर अलग हो गया, तो अलग होने के बाद कितना बचा, सिर्फ हाफ H2O बचा। यानी जब कैल्शियम सल्फेट के साथ दो मॉलिक्यूल थे वाटर के, तो उस समय क्या था, जिप्सम था। लेकिन जब 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो गए तो कितना बचा, हाफ मॉलिक्यूल बचा सिर्फ और सिर्फ। तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। सिंपली हमको करना क्या है, जिप्सम को हमें गर्म करना है। क्या करना है मेरे भाई, गर्म करना है, हीट कर देना है। जिप्सम को हम गर्म करेंगे, थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है कलर। जिप्सम को हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट। अब जो यहां पर हाफ H2, इसको क्या पढ़ेंगे, हेमीहाइड्रेट। इसको पढ़ रहे थे 2 था तो डाइहाइड्रेट, 2 है तो डाइहाइड्रेट, हाफ है तो हेमीहाइड्रेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा तो उसको क्या कहेंगे, POP कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी ये बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे गर्म करना है, और गर्म करने से जब बचेगा हमारे पास सिर्फ हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट के पास, तो हो जाता है POP। और ये 1.5 H2O क्या हो जाता है मेरे भाई, अलग हो जाएगा इवापोरेट होकर के। बात समझ में आई। तो यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर इसके बाद इसका यूज कर लेते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहां देखिए, देखिए जैसे यहां पर फ्रैक्चर है तो बोन फ्रैक्चर में इसका यूज किया गया है। ठीक है, बोन्स फ्रैक्चर में इसका यूज किया गया है। यहां पर देखिए बोन्स फ्रैक्चर में यूज है। ठीक है, किस तरह से 2 बोन को ज्वाइन करने के लिए एक साथ कि वो अपनी प्लेस पर बने रहे। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। यहां पर देखिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से मेडिकल में इसका यूज होता है POP का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ खिलौने भी हैं, डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, खिलौने भी हैं। ये सब किसके बनते हैं मेरे भाई, ये सब POP की हेल्प से भी बनते हैं। ठीक है, तो POP की हेल्प से बनते हैं। POP का यूज देखते हैं जरा। सबसे पहले यूज पे हम आते हैं। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। यानी डॉक्टर इसका यूज किस लिए करते हैं, सपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट देने के लिए। किसको सपोर्ट देना मेरे भाई, फ्रैक्चर्ड बोन को। यानी अगर बोन कहीं पर फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो बोन्स को सपोर्ट देने के लिए कि उसी जगह पर बनी रहे, और फिर कुछ मेडिसिन दे करके और अपने प्लेस पे बनी रहेंगी, तो उससे धीरे धीरे वो फिर से ज्वाइन हो सके, उसकी रिपेयरिंग हो सके। ठीक है, उसके मेंटेनेंस वर्क से वो पूरी तरह से फिर से मेंटेन हो जाए।
तो उसके लिए क्या करते हैं, उस पे पीओपी की हेल्प से उसको बैंडेज लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो फिर वो जल्दी कवर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ठीक, तो राइट पोजीशन पे वो मेंटेन बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, पीओपी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, जिससे पीओपी थोड़ी देर बाद जब हार्ड हो जाती है तो हार्ड होने के बाद उसी प्लेस पर फिक्स कर दे। जैसे अगर ऐसे है तो इस पर हम पीओपी से जब बैंडेज लगा देंगे तो ये फिर मूव नहीं कर पाएगा, तो उससे अपने प्लेस पर बना रहेगा। तो जहां पर भी ज्वाइंट होगी या फिर कोई भी और बोन्स ब्रेक है तो वहां पर मेंटेन रहेंगे और अपनी पोजीशन पे बनी रहेंगे, जिससे वो जल्दी इंप्रूव करेगा। दूसरा क्या है भाई मेरे, यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेशन, डेकोरेशन आइटम वाले बनाने के लिए या फिर खिलौना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं मेरे भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, यानी यहां पर दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक वाटर देख रहे हैं, एक हम क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हैं। तो दोनों को जरा समझते हैं। देखिए वाटर तो वही है H2O, वाटर के एक मॉलिक्यूल क्या होता है मेरे भाई, H2O। ठीक, अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में ऐसे ही पड़ा है। समझना ये है कि जैसे अगर हमारे पास कोई साल्ट है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, साल्ट कंपाउंड है, तो साल्ट कंपाउंड के साथ जो हमारा वाटर है, जब वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में यानी एक फिक्स रेशियो में उस साल्ट के साथ रहता है और किसमें कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक, अब कोई साल्ट है जिसके साथ वाटर ज्यादा चाहिए या फिर कुछ साल्ट होते हैं जिनके लिए कम वाटर चाहिए। जैसे अभी हमने देखा जब हमारा मेरे भाई पीओपी था तो उसके लिए कितना चाहिए था, हाफ H2O चाहिए था। लेकिन जब हमारा जिप्सम था तो उसके लिए कितना H2O चाहिए था, 2 H2O चाहिए था। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए, हाफ चाहिए। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 7 चाहिए। यहाँ पर कितने चाहिए मेरे भाई, 7 चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कितने चाहिए, 10 चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो सभी के लिए अलग अलग क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल है जिस साल्ट के साथ है, ये वाटर मॉलिक्यूल साल्ट के साथ कांस्टेंट होते हैं, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल की जो नंबरिंग है, यानी इतने वाटर मॉलिक्यूल इस साल्ट के साथ रहेंगे, वो फिक्स रहता है। जैसे अगर हमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है तभी उसको क्या कहेंगे, जिप्सम कहेंगे। ठीक है, तभी वो जिप्सम होगा। और जैसे यहाँ डाई से कम हुआ यानी 2 मॉलिक्यूल से कम हो गया तो जिप्सम रह ही नहीं जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर अपने से हटे तो रह ही नहीं जाएगा। तो सीधा सा एक चीज मतलब समझ में आता है मेरे भाई कि जो वाटर है यहाँ पर क्या है, वाटर, इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसी साल्ट के साथ कांस्टेंट होते हैं, यानी हम उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक, और उसके साथ फिक्स रेशियो में रहेंगे। जैसे देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है वो 1 है तो इसके साथ ये कितना है मेरे भाई, 2 है, तो ये 1:2 में ही रहेगा। यानी कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल दोनों का रेशियो 1:2 ही रहेगा, तभी वो जिप्सम कहलाएगा। जैसे अगर हम इसके आगे मान लीजिए 2 लगा दिए, ठीक है, ऐसे हम लिख दिए 2CaSO4 × 2H2O। तो मेरे भाई जब ये कैल्शियम सल्फेट 2 हुआ तो उसके साथ ये भी डबल हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट 2 हुआ तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी डबल होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इंक्रीज करेगा तो इसी रेशियो में इंक्रीज करेगा 1:2 में। देखिए अगर इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इनका रेशियो भी निकल के आएगा उतना ही। ठीक है, तो जब किसी साल्ट में वाटर मॉलिक्यूल कांस्टेंट होते हैं और उस साल्ट के साथ फिक्स रेशियो में बने रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच फार्मूला यूनिट ऑफ द साल्ट, ठीक है, इज कांस्टेंट एंड फॉर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेशियो। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अर्पित यूज्ड बेकिंग सोडा एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग बुझाने वाला होता है, ठीक है, जिसको रेड कलर का देखते होंगे, किसी होटल में देखते होंगे या फिर कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या फिर किसी शॉप में देखते होंगे। ठीक है, तो अक्सर ये देखने को मिल जाता है, ट्रेन में होते हैं। ठीक है,
तो इसका यूज किया जाता है इसलिए कि अगर इन केस कभी ऐसा हो कि फायर की कंडीशन बनती है कि कहीं पर आग लग गया तो उसमें जल्दी उस पर काबू पाया जा सके, आग को बुझाने में हेल्प मिल सके, तो इसके लिए इसको यूज करते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, अर्पित यूज्ड बेकिंग सोडा एंड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अर्पित बेकिंग सोडा का यूज कर रहा है किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो मेरे भाई बेकिंग सोडा का यूज ये कर रहा है तो आखिर आगे पूछा ये है, तो डू यू नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट, कि इसका बेकिंग सोडा का यूज करने का क्या एडवांटेज है। क्या तुम जानते हो कि बेकिंग सोडा के यूज का क्या एडवांटेज है, क्यों यूज कर रहा है आखिर वो, क्या आखिर जरूरत है उसकी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है मेरे भाई, बेसिक नेचर का होता है बेकिंग सोडा। ठीक, तो पहला तो ये समझ लिया हमने बेकिंग सोडा का होता है। दूसरी चीज, ये नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरेसिव होता है, नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरेसिव एजेंट होता है, इसलिए नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरेसिव एजेंट होता है और ये जो होता है आग को बुझाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है इसको समझते हैं। जब जो हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है, इस बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, इसको बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं या फिर बेकिंग सोडा का किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी या तो ये गर्म हो मेरे भाई, या तो क्या हो, गर्म हो, हीट हो, या फिर ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आए, या फिर गर्म हो या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है ये, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और आप जानते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां से ब्रेक हो जाती है और फिर क्या होगा, आग पे काबू पाया जा सकता है, नहीं आग वहां से बुझ जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज जलती कब है, जब जलेगी जब ऑक्सीजन मिलेगा उसको, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन के, जैसे हम किसी पर पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड उस पे यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करेगा, जिससे आग पहले तो फ्लेम कम होगी, धीमी होगी और उसके बाद धीरे धीरे बुझ जाएगी। ठीक, तो यहां पर इसको यूज करना इसीलिए यहां पर बेनिफिशियल होता है। देखिए यहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हीट तो नहीं करते, लेकिन वहां पर एसिड यूज होता है। ठीक, जो काम यहां पर हीट कर सकती है वो काम वहां पर एसिड भी कर सकती है, इसलिए एसिड का यूज करते हैं किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है मेरे भाई, व्हाट मेक्स बेकिंग सोडा अ वैल्यूएबल कंपोनेंट्स इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, यानी पर्सनल केयर प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा को वैल्यूएबल कौन बनाता है। तो बेकिंग सोडा को वैल्यूएबल कौन बनाता है, चलिए आइए देखते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कहां पर मेरे भाई, टूथपेस्ट में यूज होता है, डेकोड्रेंट में यूज होता है, बाथ प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये जान लीजिए इसका बेसिक नेचर की वजह से इसको यूज किया जाता है कि बेसिक नेचर होता है तो एसिड के इफेक्ट को कम करता है, एसिड के इफेक्ट को कम करके न्यूट्रलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कहीं पर अगर एसिडिक नेचर की कोई चीज है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। स्मेल को कम करने में भी यूज होता है, जैसे हमारे टूथपेस्ट में यूज क्यों हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जैसे जब हम लोग खाते हैं तो जो भी फूड हमारे दांतों में फंस गया है, ठीक है, जब ये फंस जाता है तो इसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। खास करके जो शुगर वाली चीजें होती हैं जिनमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मीठी जो चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, बैक्टीरिया उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, एसिड में। अब मेरे भाई जब ये एसिड होगा तो एसिड दांतों को खराब कर देता है। आप जानते होंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है बॉडी का, जब सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, एनामल जो होता है, टीथ का जो सबसे अपर लेयर होती है, उसको ये धीरे धीरे क्या करता है, खराब कर देता है एसिड। ठीक है, और जैसी अपर लेयर जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है, पूरे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, अगर वो खत्म हुआ तो मतलब समझ लीजिए पूरा दांत ही खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बेस की जरूरत पड़ती है, कि कोई बेसिक नेचर वाला जाए जो एसिड को न्यूट्रल कर दे। अब इसके लिए टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बेकिंग सोडा ही यूज करें, लेकिन बेकिंग सोडा सेफ होता है क्योंकि खाने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये हमारे माउथ में जा रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए बेकिंग सोडा का भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज टूथपेस्ट में भी कर लेते हैं। इस तरह से अगर कहीं पर भी हमें पीएच को बैलेंस करना है, यानी न्यूट्रल करना है, उसको 7 पीएच की वैल्यू लाना है, ठीक है, न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं हम, किसको, बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा का यूज यहां पर इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच बैलेंस, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, एंड जेंटली स्क्रबिंग अवे सरफेस स्टेन। ठीक है,
तो मेन ये किस लिए काम में आता है? एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहां पर सीधे डायरेक्ट हमको नाम लिखना है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जब हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तब भी ये चीज हमने बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और उसमें क्या यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक। हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अभी पीछे हमने बताया है फायर एक्सटिंग्विशर में कि चाहे बेकिंग सोडा को हीट करें या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वो बेस होता है। किस नेचर का होता है? बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो उसी तरह से वॉशिंग सोडा भी हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जो बेसिक नेचर का होता है मेरे भाई वो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वॉशिंग सोडा जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो वहां पर क्या बनाएगा मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को कवर किया जाएगा, इसमें मैथ के भी सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें कि अभी हाल फिलहाल में उनके एग्जाम आने वाला है, कुछ दिनों में उनका एग्जाम है, तो उनके एग्जाम से पहले उनकी पूरी मैथ और साइंस का रिवीजन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मे भी हम ला सकते हैं पूरी केमिस्ट्री का एक 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री का एक वीडियो में समराइज किया जाएगा, जिससे उनके एग्जाम के टाइम में उनको क्विक रिवीजन के लिए हेल्प मिल सके। और इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पहले एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि जो भी उनके मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर के जो फार्मूले हैं उनको लर्न कराने की और रिवाइज कराने की एक बार कोशिश की जाएगी। उसके बाद सारे चैप्टर को भी अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमसे, ठीक है। खुश रहिए, मस्त।